सबसे पहले हमारे उच्चतम आदर सत्य शिव सुंदर से प्रेरित भारतीय लोकतंत्र के इस पावन धरती से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लोकतंत्र के इस पावन त्योहार पर हाथ जोड़कर अपने विचार प्रकट करने की अनुमति चाहता हूं। हमारी सभ्यता व संस्कृति के संस्कार सजोए आयु व ज्ञान में अनुभवी सम्मानित बुजुर्गों के चरण वंदन करता हूं। शक्ति का प्रतीक और जीवन की धुरी नारी शक्ति का हाथ जोड़कर अभिवादन करता हूं और युवा साथियों को प्रणाम करता हूं। आज मैं यहाँ खड़ा हूं एक नई दिशा, एक नई सोच और समृद्ध भविष्य के लिए हमारे साथ संबोधित करने के लिए। हमारे देश के विकास और प्रगति के मार्ग पर हम सभी मिलकर चलना चाहते हैं। इसलिए आइए हम सब मिलकर एक सशक्त, समृद्ध और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़े। एक समय था जब भारत दुनिया के सबसे समृद्ध और वैभवशाली राष्ट्रों में गिना जाता था। भारत के महलों से लेकर नगरों तक, भारत के मंदिरों से लेकर भारत की शिक्षा पद्धति तक भारत का उद्घोष करते थे। एक समय था जब दुनिया भर से विद्यार्थी हमारे यहाँ पढ़ने आते थे। हम विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जब हमने विश्व को अनेकों ज्ञान दिए किंतु कभी किसी से कुछ लिया नहीं। एकमात्र हमारा भारतवर्ष ऐसा राष्ट्र है जिसने कभी किसी की एक इंच जगह पर कब्जा नहीं किया, चाहे हमने कितने ही युद्धों में विजय प्राप्त की हो। और इसका जीता जागता उदाहरण, हम पाकिस्तान को अनेकों युद्धों में पराजित कर चुके हैं। चाहते तो उनके आधे राष्ट्र पर कब्जा कर सकते थे किंतु हमने उनकी एक इंच जगह लिए बिना ही उनके साथ शांति के लिए संधि कर ली, क्योंकि मेरा भारतवर्ष हमेशा शांति की बात करता है और विश्व भर में शांति दूत के नाम से जाना जाता है। मेरे भारतवर्ष की सभ्यता हमें सहनशील बनना सिखाती है और इसी सहनशीलता का फायदा उठाकर हम पर अनेकों बार आक्रमण हुए। कभी मुगलों ने आक्रमण कर हमें बार बार लूटा और कई सौ वर्षों तक हम पर राज किया। उनके बाद लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने हम पर राज किया और जहाँ कभी हमें सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, हमें बार बार लूट कर ऐसे स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया जहाँ से चारों तरफ हमारे देश में भुखमरी और गरीबी ही नजर आती थी। तब कहीं लगभग 100 वर्षों के संघर्ष के बाद मेरे देश के लाखों स्वतंत्रता सेनानियों और नागरिकों के जीवन बलिदान के बाद हमें आजादी प्राप्त हुई और हम एक आजाद राष्ट्र बन पाए। आज इस जगह से हम अपने सभी स्वतंत्रता सेनानियों का, देश के हर एक नागरिक का जिन्होंने आजादी दिलवाने में सहयोग किया, उन सब का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जब हम आजाद हुए तब हमारे सामने अनेक चुनौतियां थी। उन चुनौतियों में से एक चुनौती अहम थी यह निर्धारित करने की कि इस देश की आगे की राह क्या होगी। तब जहाँ अधिकांश देश राजशाही और तानाशाही को मानते थे, तब जो विविधताओं से भरा देश था, जहाँ अनेकों धर्म थे, अनेकों भाषाएं बोली जाती थी, तब हमने हमारे भारतवर्ष के लिए लोकतंत्र की स्थापना कर विश्व को यह संदेश दिया कि यह देश लक्ष्मीबाई का भी है, तात्या टोपे का भी है, यह भगत सिंह का भी है, यह सुभाष चंद्र बोस का भी है, यह सरदार पटेल का भी है, यह अम्बेडकर का भी है, यह सावरकर का भी है, यह गांधी का भी है, यह बुद्ध का भी है, यह महावीर का भी है और यह श्री गुरु नानक देव का भी है। यह भारतवर्ष श्री राम का भी है, यह भारतवर्ष श्री कृष्ण का भी है। और यह सब दर्शाता है कि हमारे विचारों में कितना भी मतभेद क्यों ना हो, किंतु हम एक भारतवासी है और यह भारतवर्ष विचारों से ऊपर उठकर, किसी भी धर्म से ऊपर उठकर, किसी भी जाति से ऊपर उठकर सिर्फ और सिर्फ संविधान से चलाया जाएगा। और आज इतने वर्षों बाद भी हमारा जो भरोसा हमारे संविधान पर तब था, वही भरोसा आज भी कायम है। बल्कि यह कहूंगा कि समय के साथ साथ और गहरा हुआ है और आज हमें न सिर्फ विश्व में सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है, बल्कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। हमारा संविधान ही हमारा संकल्प है, हमारा लोकतंत्र ही हमारी प्रेरणा है। आज यहाँ एकत्रित होना भारतीय लोकतंत्र के प्रति हमारी सच्ची आस्था को दर्शाता है और यह आस्था भी इसलिए है क्योंकि लोकतंत्र जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए सरकार है। यही लोकतंत्र हमें हमारे मूलभूत अधिकार प्रदान करता है, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार, एक समानता का अधिकार, अच्छा जीवन जीने का अधिकार, चुनने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, पर प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान करता है।
आज यहाँ खड़े होकर जो अधिकार हमारा संविधान हमें प्रदान करता है, उन्हीं अधिकारों का इस्तेमाल करके आज कुछ सवाल हम अपनी सरकारों से पूछना चाहते हैं। आज हमें आजाद हुए 75 वर्षों से ज्यादा हो चुके हैं और हमने हमारी आजादी की स्वर्ण जयंती पर देश के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं। लक्ष्य है आत्मनिर्भर भारत का, लक्ष्य है विकसित भारत का। हमारा पहला सवाल कि क्या इस शिक्षा व्यवस्था के जरिए हम हमारा लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं? क्या हम एक आत्मनिर्भर भारत बन सकते हैं? क्या हम एक विकसित भारत बन सकते हैं? आज भी हमारे देश में सिर्फ नाम लिखने और पढ़ने को शिक्षित मान लिया जाता है। शिक्षा देने की जिम्मेदारी हमारी सरकारों की है और अगर किसी लोकतंत्रीय व्यवस्था में शिक्षा देने का काम दूसरों को करना पड़े तो यह मूलतः हमारी शासन व्यवस्था के फेल हो जाने की निशानी है। आज एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 10 लाख सरकारी स्कूल हैं। मैं आप सबसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या आज आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं? तो आप सबका उत्तर क्या होगा? आज नौबत यह है कि सरकारी स्कूलों में कोई भी माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता और जो माता पिता अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं वो उनकी मजबूरी है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल की फीस बहुत ज्यादा है और वहां पढ़ाना अगर आप सबकी मजबूरी है तो यह जो अधिकार हमारे संविधान द्वारा हमें प्रदान किए गए हैं, एक समानता का अधिकार, चुनने का अधिकार और अच्छी शिक्षा का अधिकार, उन सब अधिकारों की अवहेलना है। क्या हमें सिर्फ शिक्षा के नाम पर बहलाया जा रहा है? क्यों नहीं हमें समान और उचित शिक्षा प्रदान की जा रही? शिक्षा उस सूरज की तरह जिसकी रोशनी पर चाहे अमीर हो या गरीब हो, हर किसी का एक समान अधिकार है। जैसे सूरज अपनी रोशनी देते वक्त कभी कोई भेदभाव नहीं करता, तो क्यों शिक्षा देते वक्त यह भेदभाव किया जाता है? आज हमें विश्व के सबसे युवा देश के तौर पर जाना जाता है। आगे चलकर यही युवा भारत और विश्व की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाएंगे। क्या हम इस शिक्षा व्यवस्था के जरिए यह जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा पाएंगे? मैं जब भी यह सोचता हूं तो मेरी आत्मा मुझे अंदर तक झकझोर देती है। क्यों हमें आज तक हमारे एजुकेशन सिस्टम को अपडेट करने में 30 वर्ष लग गए? क्यों आज हमारे पास डिग्रियों का तो अंबार लगा पड़ा है और अगर कुशल व्यक्ति ढूंढा जाए तो गिने चुने ही मिलते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज एक चपड़ासी की नौकरी के लिए पीएचडी वाले भी आवेदन कर रहे हैं और यह सब दर्शाता है कि आज हमने एक ऐसे भवन का निर्माण कर दिया है जिसकी नींव खोखली है और अगर कभी तेज भूकंप आया तो यह भवन ढह जाएगा। एक समय था जब नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का सबसे अच्छा विश्वविद्यालय था, जहाँ दुनिया भर से विद्यार्थी हमारे यहाँ पढ़ने आते थे। वहीं दूसरी तरफ आजादी के 75 वर्षों बाद भी एक भी ऐसा विश्वविद्यालय नहीं बना पाए जिसे आगे रखकर हम गर्व से कह सके कि यह विश्वविद्यालय दुनिया भर के 10 सबसे अच्छे विश्वविद्यालयों में शुमार है। हमारे देश का जो सबसे अच्छा विश्वविद्यालय है उसका स्थान विश्व में 149वां है। जहाँ एक तरफ आज हम चांद तक पहुंच गए, वहीं दूसरी तरफ शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ गए। आज समाज में गैप है अमीर और गरीब के बीच में, और अगर यह गैप कोई कम कर सकता है तो इसे सिर्फ शिक्षा के द्वारा ही कम किया जा सकता है। आपकी तरफ से स्कूलों को लेकर इतनी बातें बोली गई, इतना गुणगान किया गया। आज हम इस जगह से आप सबसे यह पूछना चाहते हैं कि क्या एक भी ऐसा सरकारी स्कूल है जिसमें आप आंख बंद करके अपने बच्चों को पढ़ा सके? क्या एक भी ऐसा सरकारी स्कूल है जिसमें आपके सांसद, विधायक या पार्षद के बच्चे पढ़ते हों? क्या एक भी ऐसा सरकारी स्कूल है जिसमें आपके सरकारी कर्मचारियों के बच्चे पढ़ते हैं? अगर ऐसा नहीं है तो आप हमारे बच्चों से वो मशाल छीन रहे हैं जो आगे चलकर वो अंधकार में रास्ते में स्वयं अपना रास्ता ढूंढ सके। अगर आप उन्हें अच्छी शिक्षा प्रदान नहीं करते तो आप हमसे वो बैसाखियां छीन रहे हैं जो आगे चलकर हमारा सहारा बनेंगी। एक अशिक्षित समाज उस नदी की तरह है जिसे अगर सही दिशा न मिले तो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज का विनाश कर देती है। साल 2001 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। इसके बाद वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ और शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार बनाया गया। अब हम वर्ष 2024 में अपनी आने वाली नई सरकार से एक समान शिक्षा नीति की मांग करते हैं, जिसके तहत सभी बच्चों को एक समान शिक्षा दी जाए और जो गैप आज हमें समाज में नजर आता है उसे दूर किया जा सके। क्योंकि एक सभ्य समाज, एक विकसित देश और एक देश के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव अगर किसी के द्वारा रखी जा सकती है तो वह सिर्फ शिक्षा के द्वारा ही संभव है। हमारा दूसरा सवाल,
हमारा संविधान हमें एक उत्तम जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है, किंतु आज हमारे चारों तरफ वातावरण में प्रदूषण का एक गुब्बारा हर समय चारों तरफ फैला रहता है। एक इंसान न चाहते हुए भी हर रोज 20-25 सिगरेट पी जाता है। चाहे बच्चा हो, जवान हो या बुजुर्ग हो, पुरुष हो या महिला हो, हर कोई इसकी चपेट में है। हर किसी के स्वास्थ्य पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। पहले जिस आसमान का रंग हमें नीला दिखता था, आज उसी आसमान का रंग हमें सफेद दिखाई देता है। हर साल मीटिंग्स पे मीटिंग की जाती है, निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी जाती है, गाड़ियां बैन कर दी जाती है, किंतु कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता। और अगर इस गंभीर समस्या का हल नहीं निकाला गया तो मेरी आत्मा तक कांप जाती है यह सोचकर कि जैसे आज तक इतने वर्षों बाद भी जापान के उन 2 शहरों पर जिन पर परमाणु बम गिराए गए थे, वहां आज भी अपंग बच्चे पैदा होते हैं। कहीं प्रदूषण के कारण मेरे देश के सामने भी यह गंभीर समस्या न खड़ी हो जाए। आज देश में, आज दिल्ली में प्रदूषण के कारण जीवन लगभग 12 वर्ष कम हो चुका है, और जो जीवन बचा है उसे भी हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, कैंसर, ब्रेन स्ट्रोक, दमा जैसी गंभीर बीमारियों ने जकड़ लिया है। लगभग सभी बीमारियों का एक प्रमुख कारण प्रदूषण भी है, और सभी बीमारियों का इलाज इमरजेंसी में होता है। क्या हम यकीन के साथ कह सकते हैं, अगर हमें इन बीमारियों का इलाज सरकारी अस्पतालों में करवाना पड़े तो क्या हमारा वहाँ इलाज हो सकता है? सरकारी अस्पतालों में महीनों बाद की डेट दी जाती है, चाहे बीमारी कितनी ही गंभीर क्यों ना हो। आखिरकार मजबूरन हमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है। क्या हमें नहीं लगता कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज के नाम पर हमें लूटा जा रहा है? क्या हमें नहीं लगता कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सही इलाज हो रहा है? आज हालात यह है कि अगर किसी को किसी गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया है तो चाहे वो देश के किसी भी कोने में क्यों ना हो, उसके पास सिर्फ 2 रास्ते होंगे। या तो वो अपना सब कुछ बेचकर इलाज करवाए, या बिना इलाज करवाए मृत्यु को गले लगाए। क्योंकि एक तरफ जहाँ सरकारी अस्पतालों में बेड नहीं मिलता, दूसरी तरफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बिना पैसे के बेड नहीं मिलता। ऐसे अनेकों उदाहरण आज हमारे सामने हैं, और आज यह मेरे भारतवर्ष की कठोर और कड़वी सच्चाई है। आज एक मध्यम और गरीब परिवार में अगर किसी चीज का फर्क है तो वो फर्क सिर्फ एक हॉस्पिटल बिल का है। हमारा तीसरा सवाल, आज हमें आजाद हुए 75 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं, और इतने वर्षों में जहां हम सिर्फ 35 ओलंपिक मेडल ही जीत पाए हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी मुल्क, हमारे बाद आजाद हुआ मुल्क, कैसे एक ओलंपिक में 100 से ज्यादा मेडल जीत जाता है। क्या मेरे देश में सामर्थ्य नहीं है? ऐसा नहीं है। सुविधाओं के अभाव की वजह से हमारी यह दूरदर्शा खेलों में है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जहां आज हम खड़े हैं, घेवरा मोड़ दिल्ली में, आज से लगभग 20 वर्ष पूर्व एक सपना देखा गया था। सपना था दिल्ली को और देश को खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का। सपना था युवा भारतीय के अंदर जो जोश है उड़ने का, उसको पंख लगाने का। सपना था भारत का नाम रोशन करने का। सपना था एक खेल परिसर बनाने का। किंतु आज 20 वर्ष बाद भी जो सपना था वो सपना ही रह गया, और आज तक यहाँ एक सिंपल रेस ट्रैक तक नहीं बना पाए। किसी भी देश का नाम रोशन करने में खेलों का अहम योगदान होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण उसेन बोल्ट है, जिसकी वजह से आज विश्व भर में जमैका की एक अलग पहचान है। जहाँ एक तरफ शिक्षा हमारा जीवन बेहतर बनाती है, वहीं दूसरी तरफ खेल हमें जिंदा दिली से जीना सिखाते हैं, देश को एकजुट रखते हैं, रोमांच की तरंग पैदा करते हैं, और विश्व भर में देश का नाम रोशन करते हैं। खेलों के कारण ही भारत के हर कोने में धर्म को भूलकर, जात पात को भूलकर एक भारतीय होने की खुशी मनाते हैं। हमारा चौथा सवाल, आज हर तरफ स्मार्ट सिटीज की बात करते हैं, स्मार्ट विलेजेस की बात क्यों नहीं करते? लगभग 65% जनसंख्या गांव में रहती है, और जो आज शहरों में रहते हैं वो भी कहीं ना कहीं गांव से जुड़े हुए हैं। आज जरूरत है स्मार्ट विलेजेस की, क्योंकि इन्हीं गांव में देश के अन्नदाता रहते हैं, इन्हीं गांव में देश के अन्नदाताओं के बच्चे रहते हैं। लगभग 50% जनसंख्या आज खेती से जुड़ी हुई है, और देश की अर्थव्यवस्था में योगदान मात्र 12-13%। क्या कारण है इसके? इसका बस एक ही कारण है, अच्छी शिक्षा। आज किसानों के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती, क्योंकि जो सुविधाएं शहरों में है वो सुविधाएं गाँव में नहीं होती। हमारा पांचवा सवाल, यह समस्या मेरे क्षेत्र की आज से लगभग 25 वर्ष पूर्व भी थी, आज भी है। आज से 25 वर्ष पूर्व जब हम स्कूल जाते तो रास्ते में घेवरा फाटक पड़ती, कई बार यहाँ से एक गैस की ट्रेन क्रॉस होती, जो आज भी होती है। उस समय जब वो ट्रेन सुबह सुबह आती तो हमारे स्कूल की छुट्टी कर दी जाती, फाटक बंद होने की वजह से।
क्योंकि उस ट्रेन को क्रॉस करने में 1-2 घंटे का समय लग जाता। आज स्थिति है कि चाहे वो ट्रेन आए या न आए, घंटों जाम फाटक पर हर समय लगा रहता है। जो सफर मात्र 2 मिनट का है, कैसे वो सफर घंटों का हो जाता है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि पिछले 25 सालों में पूरी दिल्ली में एक भी उदाहरण आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, जहां आज एक तरफ अंडरपास के ऊपर रोड, रोड के ऊपर फ्लाईओवर, फ्लाईओवर के ऊपर मेट्रो तक बना दी गई, वहीं दूसरी तरफ घेवरा और उसके आसपास के लोग इस समस्या के समाधान के लिए बूढ़े हो रहे हैं। जहाँ एक तरफ हमें खुशी होती है यह देखकर कि जो मेट्रो 2002 में एक रंग से शुरू होकर आज इंद्रधनुष के रंगों को भी क्रॉस कर चुकी है। कुल 18 मेट्रो स्टेशन से बढ़कर जिनकी संख्या 256 हो चुकी है। जो मेट्रो कभी सिर्फ 36 किलोमीटर की थी, वो आज 350 किलोमीटर का एरिया कवर कर चुकी है। जहां दिल्ली के हर कोने तक मेट्रो पहुंच चुकी है, वहीं दूसरी तरफ यह देखकर भी दुख होता है, आज भी भारी दिल्ली के नाम से जाना जाने वाला मेरा क्षेत्र बाहें फैलाए मेट्रो के विस्तार की उम्मीद लगाए बैठा है। जो क्षेत्र आज भी दिल्ली की जरूरतें पूरी करने में सहयोग देता है, जो मेरा क्षेत्र कभी पंख लगाए उड़ता था, जहां से कभी दिल्ली सरकार के लिए सूर्योदय होता था, आज मेरे क्षेत्र के लिए सूर्यास्त हो चुका है। आज मेरे क्षेत्र को जाना जाता है घंटों ट्रैफिक जैम की वजह से। आज मेरे क्षेत्र को जाना जाता है सबसे ज्यादा प्रदूषित क्षेत्र की वजह से। क्या हम इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते? ऐसा नहीं। मेरे देश में इतना सामर्थ्य है कि अगर हम अपनी पर आ जाए तो पहाड़ तक का सीना फाड़ कर रास्ता बना देते। इतिहास गवाह है, जब जब हमारे सामने समस्याएं आई है, तब तब हमने उन समस्याओं का सामना डट कर किया। आज देश के सामने समस्या है अच्छी शिक्षा नीति की, समान शिक्षा नीति की। आज देश के सामने समस्या है अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की। आज देश के सामने समस्या है खेलों में एक अलग पहचान बनाने की। आज देश के सामने समस्या प्रदूषण मुक्त भारत बनाने की। आज देश के सामने समस्या है हर नौजवान को उचित रोजगार दिलवाने की। आज देश के सामने समस्या है जघन्य अपराधों से मुक्ति पाने की। आज देश के सामने समस्या है भारत का डंका फिर से विश्व में बजवाने की। जैसे आज घर घर तक बिजली पहुंचाई जा चुकी है, वैसे ही आज जरूरत है हर घर तक अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जाए। जैसे गांव गांव को सड़कों से जोड़ा गया, वैसे ही आज जरूरत है हर बच्चे को खेलों से जोड़ा जाए। जैसे जरूरत पड़ने पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, वैसे ही अब समय आ गया है चिकित्सा का राष्ट्रीयकरण किया जाए, वैसे ही शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाए। जैसे एक देश एक टैक्स एक आधार नंबर होता है, वैसे ही एक समान शिक्षा नीति हो। जैसे मंदिरों में सब एक समान है, वैसे स्कूलों में भी सब एक समान हो। जैसे गांव गांव को सड़कों से जोड़ा गया, वैसे ही हर बच्चे को अच्छी शिक्षा और समान शिक्षा से जोड़ा जाए। मेरा एक सपना है, चाहे किसी मंत्री का बच्चा हो, सांसद, विधायक या पार्षद का बच्चा हो, सरकारी कर्मचारी का बच्चा हो, मजदूर का बच्चा हो या किसान का बच्चा हो, सब एक जगह पढ़े और सबको एक समान शिक्षा प्राप्त हो। बच्चे कच्ची माटी के जैसे हैं और शिक्षा उस कुम्हार की तरह काम करती है, जिसमें उस शिक्षा के द्वारा खुद को मनचाहे आकार में ढाल सके। अगर किसी देश का कोई चरित्र निर्माण कर सकता है, तो वह सिर्फ शिक्षा के द्वारा ही किया जा सकता है। अगर किसी इंसान को जिंदगी जीने के लिए रोटी और पानी चाहिए, तो उसी इंसान को सिर उठाकर जीवन जीने के लिए अच्छी शिक्षा चाहिए। अगर हम भारत को सही मायनों में बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उसे वस्तु से बेहतर नहीं बनाया जा सकता। उनका बौद्धिक विकास होना चाहिए और बौद्धिक विकास सिर्फ शिक्षा द्वारा ही किया जा सकता है। आज हमें विश्व के सबसे युवा देश के तौर पर जाना जाता है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी भी सबसे अहम है। आज हर कोई हमारी अहमियत समझता है, हर कोई हमसे जुड़ना चाहता है। जब भारत आगे बढ़ता है तो विश्व आगे बढ़ता है। ये 21वीं सदी भारत की है। आज हमें सिर्फ ग्राहक के तौर पर जाना जाता है। हर कोई उत्पादन बाहर करता है और बेचना यहाँ चाहता है, किंतु अब समय आ गया परिवर्तन का। आज जरूरत है एक अभूतपूर्व परिवर्तन की, और यह परिवर्तन सिर्फ शिक्षा के बल पर ही हासिल किया जा सका है, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम जनमानस के भीतर चेतना की लहर भर सकते हैं और उनको उनके अधिकारों के बारे में बता सकता है, जो हमारा संविधान हमें प्रदान करता है। 2024 वर्ष बहुत ही अहम वर्ष है। लगभग 500 वर्षों के संघर्ष के बाद हमें हमारे भगवान श्री राम के लिए कानूनी रूप से वो स्थान मिला जिसका हमें सदियों से इंतजार था। इसी वर्ष लगभग विश्व की आधी जनसंख्या करीब 60 देशों में अपने अधिकारों के लिए वोट डालेगी। इसी वर्ष हम भी अपने अधिकारों के लिए वोट डालेंगे।
हर धर्म के अपने त्योहार होते हैं जिसे हम अपनी श्रद्धा और आस्था के अनुसार मनाते हैं। हमारा देश एक संविधान से चलता है और हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, और इसी लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए हर 5 साल में सामान्य चुनाव भी होते हैं। यह सामान्य चुनाव ही हमारे लोकतंत्र का त्योहार है। क्यों न हम इस पर्व को आस्था और अपने अधिकारों के लिए मनाएं और हम एक ठान लें कि हम वोट सिर्फ अपने अधिकारों के लिए डालेंगे। जब तक देश में नोट के बदले वोट डाले जाएंगे, तब तक जो एक सपना है बदलाव का, सपना है परिवर्तन का, सपना है हर घर अच्छी शिक्षा पहुंचाने का, सपना है हर घर अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का, सपना है खेलों में एक अलग पहचान बनाने का, सपना है प्रदूषण मुक्त भारत बनाने का, सपना है हर नौजवानों को उचित रोजगार दिलवाने का, सपना है जघन्य अपराधों से मुक्ति पाने का, सपना है जघन्य अपराधों से मुक्ति पाने का, सपना है भारत का डंका फिर से विश्व में बजवाने का। कहीं सपना सपना ही न रह जाए। जिस दिन एक अमीर का बच्चा, मंत्री, सांसद, विधायक का बच्चा, सरकारी कर्मचारी का बच्चा, किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा एक साथ पढ़ेंगे, उस दिन सही मायनों में आपके द्वारा दिया गया नारा सबका साथ सबका विकास सार्थक होगा। जिस दिन ऐसा होगा, उस दिन जो आपके द्वारा एक सपना देखा गया है, सपना है विकसित भारत का, सपना है आत्मनिर्भर भारत का, सही मायनों में एक विकसित भारत की नींव रखी जाएगी और एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ मजबूती से कदम रखेंगे। जिस दिन एक बेटी को अपनी बात कहने के लिए रोड पर नहीं उतरना पड़ेगा, उस दिन जो आपकी एक सोच है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को और बल मिलेगा। और अंत में आप सबसे एक सवाल, आपके पास 100 का नोट है तो उसको खर्च करने से पहले सोचते हो या नहीं? तो क्या ये जो वोट आप डालते हो यह 100 के नोट से भी सस्ती है कि डालते वक्त एक बार भी नहीं सोचते? नोट तो आपको 1 मिनट बाद दोबारा दूसरा मिल जाएगा, किंतु वोट जो बिना सोचे डाल दिया दोबारा नहीं मिल सकता। दोबारा वोट डालने के लिए आपको 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। अगर आपने सोच समझकर वोट डाला है तो आने वाले 5 साल आपको, आपके परिवार को, आपके क्षेत्र को और आपके देश को उसका फल मिलेगा। अगर आपने बिना सोच विचार किए वो अपना वोट डाल दिया तो अगले 5 साल आपके साथ साथ आपका देश भी भुगतेगा। जब कभी आप फलों की टोकरी लेने बाजार जाते हो तो क्या सिर्फ एक फल देखकर टोकरी ले लेते हो, या फिर टोकरी लेने से पहले सभी फलों को अच्छे से देखते हो कि कहीं कोई खराब फल तो नहीं है टोकरी में? ऐसे ही वोट डालते वक्त एक एक उम्मीदवार को जांचिए। सिर्फ प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मत डालिए, क्योंकि आपके क्षेत्र में काम उसी उम्मीदवार को करना है जिसे आपने वोट डालकर चुना है। अगर इस बार भी आपने बिना सोचे समझे वोट डाल दिया तो आपके द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि अगले 5 साल सिर्फ आपको पोस्टर्स में ही नजर आएगा। आओ हम सब मिलकर पढ़ लें, इस चुनाव में जब हम वोट डालेंगे तो अपने अधिकारों के लिए वोट डालेंगे। जिस दिन एक मंत्री, सांसद, विधायक का बच्चा, सरकारी कर्मचारी का बच्चा, किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा एक साथ पढ़ेंगे, एक साथ खेलेंगे, उस दिन सही मायनों में आपके द्वारा दिया गया नारा सबका साथ सबका विकास सार्थक होगा। जिस दिन ऐसा होगा, उस दिन जो आपके द्वारा एक सपना देखा गया है, सपना है विकसित भारत का, सपना है आत्मनिर्भर भारत का, सही मायनों में एक विकसित भारत की नींव रखी जाएगी और आत्मनिर्भर भारत की तरफ मजबूती से कदम रखेंगे। जिस दिन एक बेटी को अपनी बात कहने के लिए रोड पर नहीं उतरना पड़ेगा, उस दिन जो आपकी एक सोच है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को और बल मिलेगा। और अंत में आप सबसे एक सवाल, आपके पास 100 का नोट है तो उसको खर्च करने से पहले सोचते हो या नहीं? तो क्या ये जो वोट आप डालते हो यह 100 के नोट से भी सस्ती है कि डालते वक्त एक बार भी नहीं सोचते? नोट तो आपको 1 मिनट बाद दोबारा दूसरा मिल जाएगा, किंतु वोट जो बिना सोचे डाल दिया दोबारा नहीं मिलेगी। दोबारा वोट डालने के लिए आपको 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। अगर आपने सोच समझकर वोट डाला है तो आने वाले 5 साल आपके साथ साथ आपका देश, आपके साथ साथ आपके परिवार को, आपके क्षेत्र को और आपके देश को उसका फल मिलेगा। अगर आपने बिना सोच विचार किए अपना वोट डाल दिया तो अगले 5 साल आपके साथ साथ आपका देश भी भुगतेगा। जब कभी आप फलों की टोकरी लेने बाजार जाते हो तो क्या सिर्फ एक फल को देखकर टोकरी ले लेते हो, या फिर टोकरी लेने से पहले सभी फलों को अच्छे
अच्छे से देखते हो कि कहीं कोई खराब फल तो नहीं है टोकरी में। ऐसे ही वोट डालते वक्त एक एक उम्मीदवार को जांचिए। सिर्फ प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मत डालिए, क्योंकि आपके क्षेत्र में काम उसी उम्मीदवार को करना है जिसे आपने वोट डालकर चुना है। अगर इस बार भी बिना सोच विचार किए आपने वोट डाल दिया, तो आपके द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि अगले 5 साल सिर्फ आपको पोस्टर्स में ही नजर आएगा। आओ हम सब मिलकर पढ़ लें। इस चुनाव में जब हम वोट डालेंगे तो अपने अधिकारों के लिए वोट डालेंगे। जो सपने हमारे द्वारा देखे गए उन सपनों के लिए वोट डालेंगे अपनी आने वाली नई पीढ़ियों के नाम, ताकि उन्हें समान और अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके। वोट डालेंगे अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। वोट डालेंगे खेलों में एक अलग पहचान बनाने के लिए। वोट डालेंगे अन्नदाताओं को उनका हक दिलवाने के लिए। वोट डालेंगे अपने अधिकारों के लिए। वोट डालेंगे आत्म सम्मान पाने के लिए। वोट डालेंगे जघन्य अपराधों से मुक्ति पाने के लिए। वोट डालेंगे अन्नदाताओं को उनका हक दिलवाने के लिए। वोट डालेंगे एक बेहतर भारत बनाने के लिए। इसलिए इस बार वोट कीजिए विश्वास के नाम पर, वोट कीजिए परिवर्तन के नाम पर। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। धन्यवाद।